ओके, सो प्रीवियसली हमारा मॉडर्न फिजिक्स में न्यूक्लियर फिजिक्स कंप्लीट हो गया था। आज हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना था, सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स देखें अगर, तो सेमीकंडक्टर्स बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। मतलब आप काफ़ी सारी चीज़ें, आप जो आपका सब्जेक्ट होता है क्लास 12th में इलेक्ट्रॉनिक्स करके, उस पे भी आप काफ़ी सारी चीज़ें सेमीकंडक्टर का देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर टॉपिक क्या है, काफ़ी थ्योरेटिकल टॉपिक है। ऐसा नहीं है, न्यूमेरिकल भी है, कुछ न्यूमेरिकल भी रहते हैं, बट मेजर पोर्शन क्या है, थ्योरेटिकल है। तो मैं फिर से बोलूँगा कि यार अभी साथ में ही सीखते चलना है। कुछ भी अगर डाउट आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो अभी तुरंत पूछ लेना है ऑन द स्पॉट। अभी पूछ लोगे तो क्लियर रहेगा काफ़ी। सो ओके, सो सिचुएशन ये है कि मैं सारी थ्योरी आपको अभी क्लियर करता हुआ चलूँगा। इसमें भी मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर डाउट रहता है तो आपको अभी ही पूछना है। अगर अभी ही पूछ लोगे तो क्लियर हो जाएगा, नहीं तो फिर बाद में आपको चीज़ें समझ नहीं आएँगी जब आप नोट्स रीड करोगे। तो ये चैप्टर नोट्स रीड करना इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। और अच्छी बात, एकदम अलग है, मतलब पूरी फिज़िक्स हटा दो, रिमेनिंग 27 चैप्टर्स हटा दो, और ये जो चैप्टर है ये एकदम अलग है। ये एकदम अलग है, इसलिए एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन सर्टेन होता है। सेमीकंडक्टर का एक क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में आता है। यूजुअली नीट में 2 क्वेश्चन आ जाते हैं सेमीकंडक्टर से, और जेईई में हर बार एक क्वेश्चन आता ही है। सेमीकंडक्टर में से एक क्वेश्चन आएगा ही। सो रीज़न क्या है? रीज़न इतना इम्पोर्टेंट होने का क्या है? बिकॉज़ एकदम अलग है, सारे चैप्टर्स हटा दो। जो ये पार्ट है, ये फिज़िक्स का एक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पर्सपेक्टिव बताता है मॉडर्न फिज़िक्स का, इसलिए ये थोड़ा-सा अलग है। ठीक है? चलें, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले सेमीकंडक्टर्स को समझने से पहले हमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि यार सेमीकंडक्टर्स हैं सॉलिड्स। सेमीकंडक्टर्स कैसे हैं? सॉलिड्स हैं। तो यार होता ये है, अगर मैं मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करूं, तो अभी हमने न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ा, उससे पहले हमने एटम्स वगैरह पढ़ा। तो एटम्स में हमें पता है कि यार ये इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। डन। सो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, क्लियर है, नो इश्यूज। तो ये जो ऑर्बिट है, इसका एनर्जी फिक्स होता है। इसका एनर्जी फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स मैं बोल रहा हूँ कितना रहता है, -13.6 जेड सिक्स स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। स्क्वायर। अच्छा, ये अप्रॉक्सीमेटेड है, अगर मैं हायर जेड के लिए देखूंगा तो थोड़ा सा वेरिएशन आने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉनिक के लिए डिस्कस किया हुआ है, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या आती है, केमिस्ट्री में आपने ये सुना होगा कि ये ऑर्बिट हो गया 1s, ये ऑर्बिट हो गया 2s, फिर आ जाएगा 2p, ये सुने हैं? हाँ सर। अच्छा, अब प्रॉब्लम पता है क्या होती है, कि जब हम सॉलिड्स की बात करते हैं, सॉलिड्स यार डिफरेंट बिहेव करते हैं। ये जो केमिस्ट्री में हमें पढ़ते हैं, ये हम क्या पढ़ते हैं, ये हम पढ़ते हैं आइसोलेटेड। ये हम क्या पढ़ते हैं, आइसोलेटेड एटम। मतलब हम इस एटम पे अदर एटम्स का इफेक्ट नहीं देख रहे हैं। समझ आया? हम जितना कुछ पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, एक आइसोलेटेड एटम पढ़ते हैं। अब सॉलिड में क्या होने वाला है, लेट्स से मैं ये पिक करता हूँ, तो यार एटम्स काफी सारे होंगे। अच्छा, इतने दूर दूर ऐसा कुछ नहीं है, मैं जस्ट एक स्कीमेटिक बना रहा हूँ, ऐसे रहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप जो सोच रहे थे, क्या इस एटम के अपने ऐसे ऐसे ऑर्बिट रहेंगे, ये सारी चीजें, वो क्या इस वाले एटम से इन्फ्लुएंस नहीं रहेंगे? रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। रहेंगे। हाँ, तो इसका मतलब होता ये है कि अगर मैं जैसे बात करूं कि ये 1s है, ये 1s, ऐसे एनर्जी लेवल्स बना देता हूँ, लेट्स से ये 1s है, ये 2s है, ये 2p है, ये 1s 2s 2p। तो होता ये है कि कुछ मॉलिक्यूल्स इधर से रिपेल कर रहे होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स इधर से इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे। अगर मैं सबका इन्फ्लुएंस बनाऊं, तो इसकी जो 1s के ऑर्बिट है, ये जो हम फिक्स्ड ऑर्बिट मान रहे हैं, सॉलिड्स में ये ऑर्बिट वेरिएट होता है। तो बेसिकली इंस्टेड ऑफ ऑर्बिट आपको पूरा एक स्पेस मिलता है कि ये पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। समझ आया क्या ये क्राइटेरिया? पक्का सबको समझ आया कि क्या बोलना चाह रहे हैं हम? तो इसका मतलब एक आइसोलेटेड एटम में हम किन की बात करते हैं, ऑर्बिट्स की बात करते हैं। लेकिन अगर हम सॉलिड्स की बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स पे, तो हम इंस्टेड ऑफ ऑर्बिट क्या बोलेंगे,
एनर्जी बैंड, क्योंकि ये सिर्फ एक लाइन, एक स्टेट नहीं रहेगी, ये पूरा स्पेस मिलेगा आपको। समझ आया क्या सबको? एकदम स्टार्टिंग है भाई सेमीकंडक्टर की, कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो पहले पूछो, अदरवाइज नोट्स रीड करोगे तो कुछ नहीं समझ में आने वाला। यहाँ तक क्लियर है? सर बैंड समझ में नहीं। अच्छा, बैंड मतलब ये रहता है कि इन्फ्लुएंस होता है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन ले लो यार, दो इलेक्ट्रॉन ले लो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है 1s है, ये इसका 1s है, ये समझा? ये दो एटम है जिनका 1s यहाँ पर है। यार ये इलेक्ट्रॉन क्या इससे रिपेल नहीं करेगा? करेगा। करेगा, बिल्कुल करेगा। तो इसका मतलब ये है कि इसका ऑर्बिट ये हो जाने वाला है ना, और ये इसे रिपेल करेगा, इसका ऑर्बिट ये हो जाने वाला है। ठीक, अभी हाँ इस तरफ भी तो एटम्स है ना, तो वो भी इस जोन को इन्फ्लुएंस करेंगे, बट इस जोन को फिर वापस से भी तो इस तरफ देंगे ना। तो बेसिकली पहले था कि इलेक्ट्रॉन यहां पर रह सकता है, एक सेकेंड, हाँ पहले तक इलेक्ट्रॉन यहां पर दिखेगा आपको अगर इस इंस्टेंट पे देखोगे। अब चांसेस क्या बढ़ गए हैं? ये हो गए हैं, अंदर। और इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है सब तरफ से कि अब पॉसिबिलिटी इतनी पूरी रहती है। तो इंस्टेड ऑफ एक एनर्जी ऑर्बिट हम उसे अब क्या बोलते हैं? एनर्जी बैंड। भाई समझ आया कि नहीं एनर्जी बैंड सबको? भाई कोई कुछ पूछना चाह रहा है क्या? बताएं एनर्जी बैंड्स। ओके, यार समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, नोट्स में मैं लिखा नहीं पाऊंगा, बहुत सारा डिटेल्स है, मैं इतना सारा लिखा नहीं पाऊंगा, इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, चले तो मैं कुछ नोट्स के थ्रू आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, और उसमें ही आपको चीजें याद रखनी पड़ेंगी। चले देखेंगे, तो सेमीकंडक्टर्स में यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि यहाँ पर पहले एक नॉर्मली अगर हम देखें तो हमें क्या मिलते हैं? एनर्जी लेवल्स। मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है यहाँ पर, तो हमें क्या मिलते हैं? एनर्जी लेवल्स मिलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम सॉलिड्स में देखेंगे तो हमें न्यूक्लियस के बाद इंस्टेड ऑफ एनर्जी क्या मिलते हैं? बैंड बैंड्स। मिलते हैं, ठीक। और ये जो दो बैंड के बीच है, इसे क्या बोलते हैं? बैंड गैप। क्लियर? या फिर फॉरबिडन बैंड गैप भी बोलते हैं। तो ये जो एनर्जी लेवल्स हैं, these energy bands are separated by a region which is called band gaps or forbidden energy gaps। यार समझ आया? ये एक्सप्लेन करने की जरूरत फिर से है क्या? समझ आ गया सबको? एनर्जी लेवल्स और एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं? ठीक, तो यहां से स्टार्ट होता है कि सॉलिड्स में अब हम ऑर्बिट्स की बातें नहीं करेंगे, किन की बातें करेंगे? बैंड की बात करेंगे, बिकॉज दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर एटम्स ऑल्सो। ये किसके लिए है? एक आइसोलेटेड एटम के लिए है, ठीक है। चले, तो ये थोड़ा सा आपको थ्योरी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं पूरी थ्योरी ऐसे हाईलाइट नहीं कर सकता हूँ। सो जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो चीजें आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी। सो यहाँ पर है, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन आइसोलेटेड एटम possesses definite energy levels. However, an atom in a solid is influenced by neighboring atom, due to which the energy levels of individual atom lose their validity। और उसके जगह पर क्या आ जाता है? एनर्जी बैंड आ जाते हैं, ठीक है। चले, तो एनर्जी बैंड के बारे में बात हो गई, अब एनर्जी बैंड्स के भी हमें नेम रखने रहेंगे, तो चले इनका नेमिंग कर देते हैं। देखें, तो ये जो बैंड है, इनके हम दो नेम रखते हैं, क्या? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। और इनकी डेफिनेशन आपको क्लियर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनकी डेफिनेशन आपको अभी ही क्लियर करके रख लेनी है, वैलेंस बैंड क्या है और कंडक्शन बैंड क्या है। अब समझें,
वैलेंस बैंड क्या है? वैलेंस बैंड है आउटर मोस्ट, ये याद रखना है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। और मैं बता रहा हूं ऑर्बिट की जगह अब हम क्या यूज कर रहे हैं? बैंड, क्योंकि ऑर्बिट बेसिकली अभी वैलिड नहीं है। सो आउटर मोस्ट बैंड हैविंग इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। और ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो सकते हैं? पेयर्ड और अनपेयर्ड, कुछ फर्क नहीं पड़ता, पेयर्ड और अनपेयर्ड। अब प्रॉब्लम देखें, क्या इशू है कि यूजुअली सारा स्टूडेंट क्या समझता है कि वैलेंस बैंड में कौन सा इलेक्ट्रॉन रहने वाला है? पेयर। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ रहने वाला है? कंडक्शन बैंड में। तो ऐसा नहीं होता है, वैलेंस बैंड में क्या रहता है सारा? पेयर्ड भी हो या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, कोई सा भी इलेक्ट्रॉन हो, उसमें जो आउटर मोस्ट शेल होगा उसी को हम बोलेंगे बैलेंस बैंड। तो फिर कंडक्शन बैंड में कुछ होगा क्या? अगर सब कुछ बैलेंस बैंड में है तो कंडक्शन बैंड में कुछ होगा क्या? नहीं। तो अगर मैं इसमें बात करूं, सो इनिशियली इट इज डिफाइंड, और इसमें लिखा हुआ है, देखें यहाँ पर, सो द नेक्स्ट हायर बैंड टू द बैलेंस बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। ठीक है, मतलब कंडक्शन बैंड में ऐसा कुछ इलेक्ट्रॉन वगैरह नहीं है। कंडक्शन बैंड क्या है? नेक्स्ट पॉसिबल स्टेट को बोल दिए कंडक्शन बैंड। क्लियर? यस। वैलेंस बैंड यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ओनली लोअर एनर्जी बैंड्स आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स, द हाईएस्ट एनर्जी बैंड कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स मतलब कुछ भी हो सकता है, पेयर्ड और अनपेयर्ड, उसको वैलेंस बैंड बोलते हैं। ठीक। अच्छा, ये देखो, ये पॉइंट भी लिखा है, इन इनर्ट गैसेस इट इज कंप्लीटली फिल्ड, वेयर एज फॉर अदर मटेरियल इट इज पार्शियली फिल्ड। तो कोई सा भी हो सकता है, पेयर्ड भी हो सकता है, अनपेयर्ड भी हो सकता है, कैसा भी। अब देखो प्रॉब्लम क्या, कि अगर ये दोनों पास आ गए, अच्छा हाँ, कंडक्शन बैंड का काम क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ गया तो वो कहीं पे भी घूम सकता है। वैलेंस बैंड क्या है? इन्फ्लुएंस्ड जोन है, मतलब ये एटम का इन्फ्लुएंस जोन है, यहां तक ये बैलेंस बैंड है। तो उसके बाद वाले को क्या बोल रहे हैं? कंडक्शन। मतलब यहां पर इन्फ्लुएंस कैसा है? नेग्लेजिबल है एकदम। तो अगर किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन यहां पर अगर आ गया तो काम बन गया। वो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? उस एटम के इन्फ्लुएंस जोन से बाहर आ गया। समझ आया? तो अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ गया किसी तरीके से, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? फ्री टू मूव हो जाएगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। पूछा जाता है मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स का डेफिनेशन क्या है? तो ऐसा नहीं है, जैसे सोडियम की बात करें तो सोडियम का जो आउटर मोस्ट एक इलेक्ट्रॉन है, या एल्यूमिनियम की बात करें जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन है, उनको फ्री इलेक्ट्रॉन अभी नहीं बोलते हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन किस में आ जाए? कंडक्शन बैंड में आ जाए, तो हम मानते हैं कि वो फ्री टू मूव है, और उनको हम कंसिडर करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? अच्छी चीज, ये जो कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड फॉर कंडक्टर्स एंड एम्प्टी फॉर इंसुलेटर्स। अब आपको इसमें कोई कंट्राडिक्शन लग रहा है क्या इस लाइन में? देखें आप लोग क्या समझ रहे हैं इससे, क्या ये लाइन सही है? द कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड फॉर कंडक्टर्स एंड एम्प्टी फॉर इंसुलेटर्स। कहां से भाई? कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन कहां से आ गया? सर मतलब कुछ तो करके उन्होंने कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन लाया हो। एग्जैक्टली। तो इनिशियल डेफिनेशन ये नहीं है कि कंडक्शन बैंड में जो है इलेक्ट्रॉन रहेगा, नहीं। कुछ तो रीजन हुआ होगा, कंडक्टर्स में कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे वैलेंस से कहाँ पहुंच गया इलेक्ट्रॉन? कंडक्शन बैंड में पहुंच गया है। तो बेसिकली पहुंचने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर होता है, वो भी तो एक टेम्परेचर है ना यार, उसमें भी तो कुछ काइनेटिक एनर्जी रहेगी ही ना। रूम टेम्परेचर पर भी उतनी काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट होती है कंडक्शन बैंड में जाने के लिए। तो इसलिए क्या होता है, जो मेटल्स हैं
जो कंडक्टर्स हैं, अच्छे कंडक्टर्स हैं, उनका क्या होता है, वैलेंस वाला इलेक्ट्रॉन आराम से कंडक्शन बैंड में घूम सकता है। समझ आया ये चीज? ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि कंडक्टर्स इंसुलेटर्स को ऐसे कैसे डिफाइन करते हैं बेस्ड ऑन दिस थ्योरी। Okay, just hold a minute, okay? ओके, तो देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि यार कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में कुछ तो रिलेशन रहेगा नॉर्मल टेम्परेचर पर, वो क्या रहेगा वो हम देख सकते हैं। तो जो कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर्स, इनकी डेफिनेशन है बेस्ड ऑन व्हाट, बैंड थ्योरी, वो हम डिस्कस करते हैं कि बैंड थ्योरी के बेसिस पे कैसे जस्टिफाई किया जाता है कि ये कंडक्टर है, ये इंसुलेटर है और ये सेमीकंडक्टर है। तो देखें, कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर में एट नॉर्मल टेम्परेचर, ओके, अगर हम बात करें नॉर्मल टेम्परेचर पर, तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ये जो वैलेंस बैंड होता है, लेट्स से ये यहां तक था वैलेंस बैंड, ठीक, तो ये हो गया वैलेंस बैंड। और जो हमारा ये है कंडक्शन बैंड, ये दोनों क्या कर जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। तो ये जो है ये इतना वैलेंस बैंड है और ये ऊपर वाला कंडक्शन बैंड इसमें क्या कर गया है, ओवरलैप कर गया है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो वैलेंस वाला इलेक्ट्रॉन था वो भी अभी क्या कर सकता है, कंडक्शन बैंड में रह सकता है ना, फ्री टू मूव है। समझ आया? तो कंडक्टर्स की खास बात क्या है कि उसके वैलेंस सेल के काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरह काम करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह। क्लियर? तो डिफाइन क्या है कि इफ द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड ओवरलैप, सो द मटेरियल विल बी कॉल्ड कंडक्टर। ठीक है, अच्छा, इसके बाद सेमीकंडक्टर में क्या होता है, सेमीकंडक्टर में होता है ये जो गैप है ये काफी कम होता है। अच्छा, ये गैप अगर मैं बोलूं कंडक्टर में कितना होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप, तो क्या बोलेंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव या जीरो, क्या बोलेंगे, जीरो। जीरो बोलेंगे भाई, नेगेटिव नहीं बोलेंगे। तो ये चीज थोड़ा सा याद रखेंगे कि एनर्जी गैप यहाँ पे नेगेटिव नहीं कर देना है, जीरो कंसिडर करेंगे। अगर एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो वो क्या बन जाता है, सेमीकंडक्टर। और अगर उससे ज्यादा है तो फिर वो क्या बन जाता है, इंसुलेटर। इंसुलेटर। ठीक है, तो ये सिंपल वे पे है। अच्छा, प्रॉब्लम कि जैसे हम देखेंगे कि सेमीकंडक्टर्स हैं तो ये तो फिक्स है कि मतलब 3 से कम है तो सेमीकंडक्टर बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, अगर forbidden energy gap it is less than 3 volt, the substance is known as semiconductor। अच्छा, दो फेमस सेमीकंडक्टर हमें पढ़ने हैं, दैट इज जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। और इनके लिए एनर्जी गैप क्या होता है ये आपको याद रखना है, स्पेशली नीट वाले, नीट वालों में डायरेक्टली ये आ जाता है कि किसका एनर्जी गैप सबसे हाईएस्ट है या कम है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम में दोनों में याद रखना है। सो द दिस जर्मेनियम, इसका फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना है, 0.7, ओके, और सिलिकॉन का कितना है, 1.2।
1 डन। अच्छा, तो अगर आप देखो कि पहले सिलिकॉन आ रहा है पहले जर्मेनियम आ रहा है, इस तरीके से आते हैं ये टेबल में फोर्थ में, हाँ ठीक है। तो जर्मेनियम के बाद क्या आता है? 3। हाँ, ठीक है। अभी यहाँ पर देखें, अगर हम बात करें जर्मेनियम का तो इसका तो 0.7 है, अच्छा है। सिलिकॉन का 1.1 है। कार्बन का क्या प्रॉब्लम है, क्या लगता है क्या होता होगा? उससे थोड़ा ज्यादा आता इससे होगा। और ज्यादा होगा, और वो एग्जैक्टली 3 से भी ज्यादा होता है। तो बेसिकली नॉर्मल स्टेट में कार्बन कैसा काम करता है? इंसुलेटर। इंसुलेटर की तरह काम करता है। फिर उसमें अलग तरीके से कार्बन गैस वो करके अरेंज करके उसे कंडक्टर बनाया जाता है, वो चीजें अलग है। अभी के लिए हमें ये समझना है कि सिलिकॉन जर्मेनियम ये अच्छे सेमीकंडक्टर्स हैं। कार्बन नहीं है, क्यों? क्योंकि उसका एनर्जी गैप 3 से ज्यादा है। ठीक। अच्छी बात एक और कि एट 0 केल्विन ये एनर्जी गैप क्या होता है, काफी ज्यादा हो जाता है। तो बेसिकली सेमीकंडक्टर भी कैसे बिहेव करने लग जाता है 0 केल्विन पे? इंसुलेटर की तरह। हाँ, रीजन भी कि ये जो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर के लिए है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैंने हीट किया तो ये इलेक्ट्रॉन और ऊपर जाना स्टार्ट कर देंगे ना, और पास में, तो फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होगा, कम हो जाएगा। तो सोचो अगर 0 केल्विन पे देखोगे तो इनका फॉरबिडन एनर्जी गैप काफी रहता है, 3 से ज्यादा रहता है। तो इसलिए ये कैसा काम करते हैं, इंसुलेटर। तो इसकी अच्छी बात यह है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचते जाएंगे, कंडक्शन बैंड में ना ओवरलैपिंग शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली किनकी तरह काम करने लगेंगे, कंडक्टर। कंडक्टर। इसका मीनिंग ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे इनका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। कम होता है। तो याद है मैंने कहीं पे लिखाया था ये आपको या नहीं? टेम्परेचर करंट इलेक्ट्रिसिटी में थर्मल इफेक्ट में लिखाया है, और कंडक्टर में क्या होता है, उल्टा होता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है। रीजन बीइंग कि ऑलरेडी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होते हैं तो बहुत ज्यादा कोलाइड करने लग जाते हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो बता यार, ये क्लियर है तीनों चीजें, कंडक्टर इंसुलेटर को कैसे बैंड थ्योरी के बेसिस पे डिफाइन करते हैं? हाँ। ओके, ठीक है। तो अब सेमीकंडक्टर्स का हम डिफाइन करना स्टार्ट कर देते हैं कि क्योंकि हमें कंडक्टर और इंसुलेटर नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर कितने वैलेंसी वाले होते हैं, 4, सिलिकॉन जर्मेनियम, ठीक है। तो हम सेमीकंडक्टर स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना। अभी तक हमने सिर्फ बैंड थ्योरी और ये पॉइंट्स डिस्कस किए थे। ओके, तो अभी सेमीकंडक्टर देख लेते हैं। चले, सेमीकंडक्टर में सबसे पहले देख लेते हैं किस टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स में 2 टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, क्या, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, ठीक है। कितने सेमीकंडक्टर होते हैं, कितने टाइप के, 2 टाइप के, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, ठीक। इंट्रिंसिक क्या है, इंट्रिंसिक एकदम ओरिजिनल वाला है। ओरिजिनल वाला है मतलब जो ओरिजिनल सिलिकॉन मिलता है ना आपको, ओरिजिनल जर्मेनियम, वो ओरिजिनल वाले को क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्लियर? तो यहाँ पे मैं हाईलाइट करता हूँ, द प्योर स्टेट ऑफ अ सेमीकंडक्टर मटेरियल इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। किसी को कोई डाउट? नहीं। अच्छा, एक सेकेंड। ओके, देखें तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा उनके एनर्जी लेवल्स के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में, अगर हम बात करें तो इंट्रिंसिक मतलब क्या हो गया, एकदम ओरिजिनल। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब एकदम ओरिजिनल सेमीकंडक्टर, मतलब जर्मेनियम क्या है, लेट्स से सिलिकॉन या जर्मेनियम, ठीक है।
तो ये 4 वैलेंसी पे है, मतलब ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाने वाला है। तो बेसिकली ये जर्मेनियम, ये रिमेनिंग 4 जर्मेनियम से क्या बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, और इस तरीके से शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का। तो इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? जैसे कार्बन करता है वैसे ही जर्मेनियम भी करके रखता है, ठीक। तो ये सिंपल सा था एक पॉइंट। अब प्रॉब्लम ये होता है, अगर हम सिंपल वे पे बात करें तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। अभी होता क्या है कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर की बात हो रही है, कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से चले जाते हैं कहां पर, कंडक्शन बैंड में। तो इसका मतलब ये है कि ड्यू टू थर्मल एजिटेशन कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में, ठीक। तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको बोलेंगे हम क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये जो स्पेस बच गया, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन एक निकल जाए, अगर यहां से क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो यहाँ पर एक स्पेस बन जाएगा ना, उस स्पेस को क्या कहा हमने, होल। तो यहाँ पे दो टर्म देखने को मिलेंगे, क्या, एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन और एक होल्स। डन। तो सिचुएशन क्या है कि ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, यहां पर देखिए, when a semiconductor is given some energy, so some covalent bond breaks due to thermal agitation, okay, and some electrons get separated for conduction. डन। अब होता क्या है कि जैसे ये कंडक्शन बैंड में गया इलेक्ट्रॉन, वहां पर डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है उस प्लेस में, और उस प्लेस में उस डिफिशियंसी को क्या बोलते हैं हम, होल। तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूं कि कहीं पे तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, तो यहां पर नेगेटिव आ जाएगा और यहां पर पार्शियली क्या फील होने लगेगा, पॉजिटिव। तो बेसिकली नेचर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन का नेचर नेगेटिव वाला होता है और होल्स का नेचर कैसा होता है, पॉजिटिव। बट फिर से मैं बोल रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना है, होल्स मतलब कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, होल्स मतलब पॉजिटिव चार्ज नहीं है, होल्स मतलब क्या है कि स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। पॉइंट समझ आया? होल्स मतलब पॉजिटिव चार्ज है क्या? अगर मैं पूछूं आपसे क्या होल्स मतलब पॉजिटिव चार्ज है क्या? नहीं। होल मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी का प्लेस है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होने की वजह से उसको हम क्या बोल देते हैं कि वो जो प्लेस है वो हल्का सा पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ओके, एंड दैट प्लेस इज कॉल्ड होल। अच्छा, रूम टेम्परेचर पे अगर हम बात करें, काम की बात आते हैं, एट रूम टेम्परेचर ओनली वन आउट ऑफ दीज मैनी कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक्स। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे कंडक्शन कराना है, लेट से मुझे सेमीकंडक्टर से करंट फ्लो करानी है, क्या ऐसे रूम टेम्परेचर पे करंट फ्लो हो पाएगी क्या? नहीं। देख रहे हो, 1 आउट ऑफ 10⁻⁹ कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है, मतलब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मिलता है कितने एटम्स में से, 10⁻⁹ एटम्स में। तो मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा कम है ना, क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि ड्यू टू वेरी फ्यू चार्ज कैरियर्स दे कैन नॉट बी यूज्ड फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस, ओके। तो ये पॉइंट समझ में आया सबको इंट्रिंसिक का? चले सुन लेते हैं थोड़ा सा। तो अमान आप एक्सप्लेन करो जल्दी से, 3 बातें बताओ इंट्रिंसिक के बारे में। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, जल्दी से 3 प्रोसेस बताएं। ओके आशुतोष। हाँ सर। हाँ बताएं, इंट्रिंसिक के बारे में 3 बातें एक्सप्लेन करें जल्दी से। सर सबसे पहले वो किसी भी एलिमेंट का प्योर फॉर्म होते हैं। ओके। अगर वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको जरा सा हीट करने पे वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। एग्जैक्टली, वेरी गुड। उससे एक इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी क्रिएट हो जाती है वैलेंस बैंड में, वेरी उसको गुड, होल कहते हैं। और कंडक्शन बैंड में क्या जनरेट हो जाते हैं,
फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अब क्या मैं इन फ्री इलेक्ट्रॉन से करंट फ्लो करवा सकता हूँ क्या? नहीं, नहीं, क्योंकि ये जो बनते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। 1 आउट ऑफ 10⁹ एटम्स होता है, मतलब 10⁹ एटम में से एक ही कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है। ओके, तो इसका मतलब ये कि इंट्रिंसिक काम में नहीं आने वाला है, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनफ नहीं है। बात समझ में आ गई? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तीनों बातें इंपॉर्टेंट सी, क्या याद रखना है? ओके तो क्या करते हैं, फिर हम कुछ जुगाड़ कर लेते हैं। क्या इंट्रिंसिक से तो काम नहीं बनने वाला है। ओके, तो फिर हम वहां पर दूसरे टाइप का सेमीकंडक्टर डिफाइन करते हैं, जिसे बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं उसे? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक क्या था? इंट्रिंसिक मतलब प्योर फॉर्मेट था। एक्सट्रिंसिक में क्या होगा, कुछ जुगाड़ करेंगे। क्या चीज नहीं है? इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा जुगाड़ करेंगे कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कब मिलेगा? ये तो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है ना। अगर मैंने 4 वैलेंसी वाला कुछ मिला दिया तो क्या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलेगा क्या? नहीं, हमें क्या मिलाना चाहिए, 5 वैलेंसी वाला। तो उसके 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा क्या काम करने लगेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन का। समझ आया? तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या हो जाएंगे, these are when trivalent or pentavalent impurity is mixed in pure semiconductor। क्लियर? तो इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, एकदम इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये जो हम उसमें इम्प्योरिटी मिलाते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डोपिंग। ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग, और इसके वजह से जो रिजल्टेड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो सिंपल सी बात है कि एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया कि जब हम उनमें ट्राईवैलेंट मतलब +3 वाले मतलब लेट्स से एल्यूमिनियम +3, ये +5 वाला क्या है, फास्फोरस। तो अगर हम इसमें एल्यूमिनियम या फास्फोरस मिलाते हैं तो क्या करता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है, सडनली कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो फास्फोरस का तो समझ आ रहा था, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। एल्यूमिनियम के साथ क्या प्रॉब्लम थी, इसके तो 3 ही थे ना। इसने क्या किया, इसने 4 इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, तो एक जगह का इलेक्ट्रॉन लिया होगा ना, तो वहां पर बेसिकली क्या क्रिएट हो गई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई, जिसे क्या बोलते हैं, होल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखा गया कि करंट तो मतलब कंडक्टिविटी तो दोनों केस में बढ़ गई। यार कंडक्टिविटी अगर दोनों केस में बढ़ गई तो फील करना, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन भी कंडक्ट करा सकता है और होल भी कंडक्ट करा सकता है। आगे मैं प्रोसेस समझाऊंगा कि होल कैसे कंडक्ट कराने वाला है। डन। तो अभी ये समझे कि ये बात कंफर्म पता चली क्या, कि इलेक्ट्रॉन भी कंडक्ट करा सकता है और होल्स भी कंडक्ट करा सकते हैं। अदरवाइज एल्यूमिनियम को डोप करने में, एल्यूमिनियम की डोपिंग करने में मूव नहीं होना चाहिए। तो इस बेसिस पर कि उसमें कंडक्शन कौन कराएगा, कंडक्शन कौन कराएगा उनको क्या बोलते हैं, कैरियर्स। ठीक है, चार्ज कैरियर्स जो है, यहाँ पर जैसे हमने देखा चार्ज कैरियर्स, तो वो चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और होल भी हो सकता है। तो उस बेसिस पर कितने सेमीकंडक्टर के टाइप दिए गए, 2। एन टाइप क्या है, एन रिप्रेजेंट्स नेगेटिव, मतलब किसकी एक्सेस ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की। तो इसमें कौन सा मिलाएंगे, 5 वैलेंसी या 3, 5 वाला, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा। और अगर एन टाइप देखें तो उसमें 3 वाला मिलाएंगे तो काम बन जाएगा। तो अब इनको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। सर या सर वो एल्यूमिनियम का थोड़ा फिर से बताएंगे। अच्छा, एक सेकेंड। ओके,
ठीक है। हाँ, यहाँ पे क्या मैं बता रहा था कि दो टाइप की वैलेंसीज हो सकती हैं। सपोज हमने एल्यूमिनियम को मिलाया। अच्छा एक मिनट रुके, एल्यूमिनियम मतलब पी टाइप हो गया। मैं पी टाइप पे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। पहले मैं एन टाइप एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं पी टाइप को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें यहाँ पर फिगर में देखेंगे, इस फिगर में हमने क्या मिला दिया है, एक फास्फोरस का पी मिला दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 हैं। कोवेलेंट बॉन्ड तो कितने बना रहे होंगे, सिर्फ ये 4 ही बना रहे हैं। तो इसका मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया ना। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, सरप्लस इलेक्ट्रॉन। डन। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक हमारे पास यहाँ पर आ गया। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करने लग जाता है, कंडक्टिविटी में हेल्प करने लग जाता है। डन। तो यहाँ पर देखें, व्हेन एन टाइप कब बनता है, when pentavalent impurity like phosphorus or antimony is mixed in pure semiconductor the conductivity increases, ठीक है। और इस टाइप के क्रिस्टल को क्या कहते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर। और ये जो इम्प्योरिटी होती है जो हम मिला रहे हैं, ये इम्प्योरिटी क्या है, इम्प्योरिटी है ये फास्फोरस। सो मैं यहाँ पे करता हूँ इम्प्योरिटी लाइक फास्फोरस एंड एंटीमनी। उस इम्प्योरिटी को क्या बोलते हैं, डोनर, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि वो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा वहां पर आ जाता है। तो बेसिकली इसमें क्या काम का हो जाता है, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो इसलिए इसलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या बन जाते हैं हमारे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मतलब चार्ज कैरियर्स दोनों हैं, होल्स भी हैं और इलेक्ट्रॉन भी हैं। चार्ज कैरियर्स दोनों हैं, बट इलेक्ट्रॉन अब बहुत ज्यादा हो गए, होल्स क्या है, कम है। और ये पता कैसे चला था कि होल्स भी कैरियर हो सकते हैं, ट्राईवैलेंट मिलाने से। ट्राईवैलेंट मिलाने से भी जब काम बन गया था तो वहां से क्लियरिटी आई थी क्या, कि होल्स भी बराबर से हेल्प करते हैं इसमें। तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हो जाते हैं, और जो होल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ये पॉइंट समझ में आया सबको, एन टाइप में क्या होगा, ठीक। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट लाइन जो कि एकदम एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। देखिए रेड कलर वर्क करेगा, ज्यादा हो गया क्या, थोड़ा लाइट वर्जन। okay, so in an n type semiconductor the donor level of impurity atom is close to the conduction band। अब इसको समझेंगे यार, ये इंपॉर्टेंट लाइन है क्या, कि ये था वैलेंस बैंड, ये था कंडक्शन बैंड, नो इश्यूज। अभी वो जो डोनर था, मतलब जो हमने एल्यूमिनियम में लाया, उसका जो सबसे आउटर मोस्ट बैंड होता है वो इसके कंडक्शन बैंड के पास में आता है। इससे बेनिफिट क्या होता है, इससे बेनिफिट ये होता है कि जो इसका ये इलेक्ट्रॉन था ना, फ्री इलेक्ट्रॉन, ये तुरंत ही कंडक्शन बैंड में मूव करने लग जाता है। सोचो अगर ये बैलेंस बैंड के पास में होता तो प्रॉब्लम आ जाती ना, ये कंडक्शन तक पहुंच पाता क्या, नहीं। तो इवन सरप्लस इलेक्ट्रॉन था, बट क्या वो यूज में आ पाता क्या, नहीं नहीं। अगर वो डीपली बाउंडेड रहता बैलेंस सेल से तो क्या वो काम में आ पाता क्या, नहीं। तो ऐसे एग्जाम में याद रखना है कि, फिर से मैं बता रहा हूं कैसे याद रखेंगे, हम याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन अगर बाउंडेड रहा, वैलेंस बैंड के पास रहा, तो इवन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, बट क्या वो कंडक्शन करा पाएगा क्या, नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जो डोनर है उसका जो आउटर सेल है वो क्या होता है, कंडक्शन बैंड के बहुत पास होता है, जिससे इसके सारे फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ जाने लग जाते हैं, कंडक्शन बैंड में। और सडनली कंडक्शन बैंड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। अच्छा, फिर बात आती है ये होल्स। ये होल्स कौन से हैं, ये इम्प्योरिटी से कुछ मतलब नहीं है। ये होल्स कौन से हैं, पहले वो जो थर्मल एजिटेशन से थोड़े से इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए थे, ये वो वाले होल है। समझ आए, ये होल में इम्प्योरिटी का कुछ रोल नहीं है। ये कौन से हैं, इनिशियल होल्स हैं। प्योर वाली। हाँ, इनिशियल होल्स, वो जो एकदम बहुत ही कम है। और यहाँ से क्या हुआ है, यहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है डोनर लेवल से
तुरंत कंडक्शन पे पहुंच गए हैं। समझ आया? हाँ सर। ओके, तो एन टाइप में जो काम की बातें थी वो समझ में आ गई सब, मैंने अच्छे से हाईलाइट करके रखी हैं। एक चीज और मैं फिर से बोल रहा हूँ यार, इसे अगर रिवाइज नहीं किया तो सब डिसअपियर हो जाएगा पूरा। आप सोच रहे हो कि आपको सब समझ आ गया, लेकिन जब आप पढ़ोगे तब याद नहीं आएगा कि क्या समझाया था। तो पहले तो रिसेंटली ही रिवाइज कर लेना है तुरंत, अभी 1-2 दिन में ही। बेटर रहेगा कि आज ही रिवाइज कर लो, एक बार नोट्स देख लो कि क्या क्या सर ने सिखाया हुआ है। और एक बार रिवाइज हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट टाइम नोट्स देखोगे तो सब याद आएगा कि इसका मीनिंग क्या था, कहाँ पे फोकस ज्यादा करना है हमें। चलिए, तो ये हो गया अपना एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, चलिए पी टाइप के बारे में देख लेते हैं। पी टाइप का, एक सेकेंड, पी टाइप का फिगर भी ले लेते हैं। ओके, चलिए देखें, पी टाइप की बात करें अगर, तो पी टाइप में क्या हो रहा है? पी टाइप में व्हेन अ ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी लाइक एल्यूमिनियम और इंडियम इज मिक्स्ड विद द प्योर सेमीकंडक्टर, तो इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस टाइप के कंडक्टर को हम क्या बोलते हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर। और इस टाइप की इम्प्योरिटी की एक थोड़ी सी अलग बात है कि ये जो ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी है, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी है, इसकी एक प्रॉब्लम है कि, समझते हैं हुआ क्या। जब हमने एल्यूमिनियम मिलाया, ठीक है, तो एल्यूमिनियम क्या करता है, अब इसे इनके साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाना पड़ेगा। अच्छा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए ये क्या करता है, कहीं से तो एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, मतलब आसपास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, तो इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया? बैलेंस सेल में आ गया। डन। अच्छा, अब प्रॉब्लम समझना। सोचो ये इलेक्ट्रॉन दूर होता, फ्री होता, तो क्या आ पाता क्या वैलेंस सेल में? ये इलेक्ट्रॉन दूर रहता तो वैलेंस सेल में आ पाता क्या? नहीं। तो ये जो है एल्यूमिनियम, ये इसको हम बोलते हैं क्या? एक्सेप्टर। एक्सेप्टर क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है, जबकि वहां पर क्या था? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, तो इसलिए उस इम्प्योरिटी को डोनर इम्प्योरिटी बोल रहे थे। और यहाँ पर इस टाइप की इम्प्योरिटी को, ट्राइवैलेंट को क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। क्लियर? तो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी बोल देते हैं। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पास वाले से ले लेता है। अब इलेक्ट्रॉन पास वाले से तब ले पाएगा अगर अगर एक्सेप्टर का जो लेवल है वो यहाँ पर होता, तो इलेक्ट्रॉन लेने में प्रॉब्लम हो जाती ना। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं? कंडक्शन बैंड में, और बेसिकली ये कोवैलेंट बॉन्ड बना ही नहीं पाता। तो इस टाइप की इम्प्योरिटी होती है जो क्या करती है, किसके पास में ज्यादा? को वैलेंस बैंड के पास में है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? वैलेंस बैंड में आ जाते हैं। समझ आया? तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन क्या आ जाते हैं? बैलेंस बैंड में आ जाते हैं, और बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन बैलेंस्ड हो जाते हैं। ठीक, तो बैलेंस होने के वजह से ये जो सारे होल हैं, ये अब किस में काउंट होने लग जाते हैं? वैलेंस बैंड में। ओके, तो इसका मतलब ये था कि ये जो इलेक्ट्रॉन, पास के इलेक्ट्रॉन हमने ले लिए हैं, उससे एक्सेप्टर में क्या क्रिएट हो गए हैं? होल्स। और वो होल्स अब कहाँ पर काउंट होने लग जाते हैं? वैलेंस बैंड में। प्लस कंडक्शन बैंड में थोड़े से जो इलेक्ट्रॉन थे, ये कौन से हैं? थर्मल जो इलेक्ट्रॉन थे, इंट्रिंसिक वाले, ये कौन से हैं? इंट्रिंसिक, एकदम प्योर सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन थे तो वो थे। तो ये बहुत ही कम डेफिशिएंट, मतलब बहुत ही कम रहते हैं इलेक्ट्रॉन, और होल्स काफी ज्यादा हो जाते हैं। क्लियर? तो इसलिए हम ये चीज बोलते हैं यहाँ पर क्या,
कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स क्या बन जाते हैं हमारे, मेजॉरिटी कैरियर्स, और इलेक्ट्रॉन्स क्या बन जाते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो ऐसा कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कितना है कि एन टाइप में कौन ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन, और पी टाइप में कौन ज्यादा होते हैं, होल्स। समझ आया? एन टाइप में मेजॉरिटी कौन रहेगा, एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर किसे बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को, और पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स, होल्स को। अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि होल्स चल कैसे सकता है। भाई मूव होना पड़ेगा ना, अगर ये कैरियर है तो, अगर ये कैरियर है तो मूव होना पड़ेगा। अगर मैं क्वेश्चन में बोलूंगा कि इतने इलेक्ट्रॉन्स इधर गए और इतने होल्स इधर गए, बताओ कितनी करंट जाएगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट जा रहा है मतलब करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से किस तरफ है, राइट राइट, और होल्स राइट जा रहे हैं तो होल्स की वजह से करंट राइट राइट। तो इसका मतलब दोनों करंट क्या हो जाएंगी, एडअप हो जाएंगी। तो ये चीज अभी आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट काम की बात समझते हैं, क्या कि हमें ऐसा लगता है कि यार बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि जो पी टाइप और एन टाइप है वो क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाता है। पी और एन को हम कैसे फील करने लग जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा, अब मैं बता रहा हूं कि जब मैं सिखाऊंगा आपको मैं बार बार बोलूंगा एन टाइप मतलब नेगेटिव, पी टाइप मतलब पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका टोटल चार्ज नेगेटिव है। मैं नेगेटिव बोल रहा हूं क्यों, क्योंकि इसमें चार्ज कैरियर्स कौन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो ये मिसकॉन्सेप्शन हटा दो, ये मत बोलना सर आप ही तो बोलते रहते हो एन मतलब नेगेटिव पी मतलब पॉजिटिव। यार मैं बोलता रहूंगा ठीक है, बट वो पर्पस क्या है उसका कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसलिए मैं नेगेटिव बोलता हूँ, होल ज्यादा है इसलिए मैं पॉजिटिव बोलता हूँ। ओवरऑल अगर देखो आप, ओवरऑल अगर देखेंगे तो जो ये है वो न्यूट्रल ही रहता है सेमीकंडक्टर, कोई सा भी सेमीकंडक्टर हो। तो ये लाइन हमारी बन जाती है फिर मेजर हाइलाइटेड कि सेमीकंडक्टर चाहे इंट्रिंसिक हो या एक्सट्रिंसिक हो वो कैसा रहता है, न्यूट्रल रहता है। डन। तो फिर ये नेगेटिव वगैरह क्यों बोलते हैं, वो सिंपल रीजन जो मैंने अभी आपको बोला, एन टाइप इसलिए बोलते हैं क्योंकि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन मेन चार्ज कैरियर्स होते हैं, और पी टाइप क्यों बोलते हैं क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं। इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि एन टाइप नेगेटिवली चार्ज होगा। समझ आया यार, ओके है या नहीं सब? हाँ सर। ओके ठीक है, गुड। चले तो फिर देख लेते हैं अभी जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि करंट किस तरीके से हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन करंट और होल करंट ये दो चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। तो यार अभी तो मतलब सिंपल सी बात है यार, इलेक्ट्रॉन अगर आगे की तरफ जा रहे हैं इस तरफ तो करंट किस तरफ बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉन की, लेफ्ट की तरफ, ठीक है। और होल्स के मूवमेंट की वजह से होल्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं एक फिगर के थ्रू पहले एक्सप्लेन कर देता हूं कि एग्जैक्टली कैसे हो रहा है। ओके चलिए पहले हम समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली जो है किस तरीके से काम करता है सिस्टम। ओके, किस तरीके से होल्स और इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो पहले इस फिगर में सबसे पहले समझेंगे, हमने इसे क्या कनेक्ट किया, एक बैटरी से कनेक्ट किया। बैटरी का काम क्या है, बैटरी का काम है करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कराना। अब अगर ये फ्लो होने ही नहीं देगा, सोचो होता क्या है, अगर ये कंडक्टर है और अगर हमने इसे बैटरी से कनेक्ट किया तो इधर करंट फ्लो होगी। करंट क्यों फ्लो होती है, बिकॉज बैटरी में इलेक्ट्रॉन तुरंत फ्लो होना शुरू कर देते हैं उन्हें जैसे ही पाथ मिलता है और पॉजिटिव की तरफ आना शुरू कर देते हैं।
सोचो अगर इसने इलेक्ट्रॉन को मूव ही नहीं होने दिया तो क्या ये कंडक्टर बनेगा क्या? नहीं। तो बेसिकली हम बैटरी से कितनी करंट भेजेंगे ये कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है। अगर ये अलाउ ही नहीं कर रहा है करंट, तो करंट आएगी क्या वहां पर? लेट्स से मैं बोल रहा हूं बैटरी भेज सकती है 5 एम्पियर, क्या 5 एम्पियर यहाँ पे जाने लगेगी? नहीं। वो नहीं। किस पे डिपेंड करेगी? इस पे डिपेंड करेगी ना यार, इसका रेजिस्टेंस कैसा है, ये जाने भी देगा 5 एम्पियर या नहीं? समझ आया? तो बैटरी क्या करंट देगी ये कभी नहीं होता है। करंट किस पे डिसाइड करती है? ये फ्लो कितना होने देगा। समझा? करंट किस पे डिपेंड करती है? ये फ्लो कितना होने देगा। अच्छा, तो अब समझते हैं इस चीज को कि ये फ्लो कितना होने देगा, वो चीज डिस्कस करते हैं। तो सोचें इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, जैसे मैंने बैटरी से कनेक्ट किया, अगर इधर पहुंच गए तो मतलब फाइन, करंट आ गई, अगर नहीं पहुंचे तो नहीं आई। तो अब देखें कि क्या होगा। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करना शुरू कर देंगे इस तरफ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करने लगेंगे, क्यों? क्योंकि ये क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो भाई फ्री इलेक्ट्रॉन है तो मूव कर ही सकता है ना। तो ये जो एरो है ये बता रहा है कि फ्री इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके वजह से क्या आ जाएगी? एक करंट आ जाएगी, इसे क्या बोलेंगे? ये जो है इलेक्ट्रॉन करंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन करंट। तो इलेक्ट्रॉन करंट में किसी को कोई डाउट? इलेक्ट्रॉन करंट किस तरफ फ्लो होगी? लेफ्ट टू राइट। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां से फ्लो हो रहा है? राइट टू लेफ्ट। किसी को डाउट इसमें? अब समझो होल्स कैसे मूव होते हैं, ये समझे। होल्स कैसे मूव होते हैं ये मैं समझाता हूं। अब देखें, होता ये है कि अगर हम बात करें इसकी, ठीक है, लेट्स से एल की बात करें, डन। तो एल मतलब एग्जैक्टली है क्या? ये एग्जैक्टली होता क्या है? यहां पर ये होता है कि ये जो खाली प्लेस दिख रहा है, ये क्या करता है? किसी एक इलेक्ट्रॉन को यहां से पुल कर लेता है, ठीक। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन क्यों पुल कर पा रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेस आ गया है। जैसे ही हमने बैटरी से कनेक्ट किया, इलेक्ट्रॉन का क्या आ गया है? एक्सेस आ गया है। तो इंस्टेड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है? अपने बगल वाले इलेक्ट्रॉन को ही ले लेता है। और जैसे ही ये बगल वाले इलेक्ट्रॉन को लेता है, जो बाहर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है? इसको तुरंत फिल करने का ट्राई करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो आप देख रहे हैं ये होल क्या होगा? जब इसने इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया तो यहाँ पर क्या जनरेट हो जाएगा? एक होल। फिर इसने इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया तो यहाँ पर क्या जनरेट हो जाएगा? होल। फिर ये इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो यहाँ पर क्या जनरेट हो जाएगा? होल। इसका मतलब आप समझे, पहले था होल यहाँ पर, अब वो कहाँ चला गया? इस वाले एटम के पास, एम के पास। क्यों? क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया है? प्रीवियस होल पे। तो ये एम वाला क्या बन गया? होल। अब ये क्या करेगा? ये होल इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, और इससे इलेक्ट्रॉन लेने के वजह से अब इसमें क्या क्रिएट हो जाएगा? होल क्रिएट हो जाएगा। समझ आया? और अब ये अपने बगल वाले से लेगा इलेक्ट्रॉन, तो इसमें होल क्रिएट हो जाएगा। तो बेसिकली मूवमेंट ऑफ होल कैसे हो रही है? इलेक्ट्रॉन की वजह से ही हो रही है। मूवमेंट ऑफ होल किन के वजह से हो रही है? इलेक्ट्रॉन के वजह से ही हो रही है। बट हम ये बोल सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक एक स्टेप इधर इधर जा रहा है, तो इनके वजह से होल कहाँ जा रहा है? आगे। तो बेसिकली ये मोशन क्या बन जाती है? होल बन जाती है। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगते हैं, जिनके वजह से होल क्या होने लग जाता है? आगे जाने लग जाता है। और होल के आगे जाने की वजह से यहाँ पर क्या जनरेट हो जाती है? करंट। क्यों? क्योंकि ये बन जाती है क्या? डायरेक्शन ऑफ होल्स। तो यार ये होल का मूवमेंट समझ में आया सबको? तो देखो दोनों करंट, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, होल्स इधर जा रहे हैं, बट दोनों की करंट किधर कंसीडर होगी? राइट साइड में। तो इसलिए दोनों की करंट क्या होती है? एड अप हो जाती है।
सो टोटल करंट हमें कैसी मिलती है? होल करंट प्लस फ्री इलेक्ट्रॉन, करंट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। डन? तो यार पॉइंट समझ में आ गया सबको कि किस तरीके से एक सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का मूवमेंट होता है। अब प्रॉब्लम क्या होगी कि कभी कभी, अब जैसे यहाँ पर सिर्फ जर्मेनियम है तो होल्स का मूवमेंट थोड़ा सा टफ रहेगा, लेकिन अगर आपने ट्राईवैलेंट लगा दिया है तो एक्स्ट्रा होल्स रहता है क्रिएटेड, तो वो ऑटोमेटिक नेक्स्ट बैलेंस को लेता रहता है, तो होल्स क्या हो जाते हैं? ज्यादा हो जाते हैं, ज्यादा अमाउंट पे दिखने लगते हैं। तो पी टाइप और एन टाइप में हम अलग अलग उन्हें देख सकते हैं। पहले बताएं, ये पॉइंट समझ आ गया सबको? इलेक्ट्रॉन करंट और होल करंट क्या होता है? हाँ ओके, अच्छा, तो अब बात कर लेते हैं कि यार इन्हें प्रॉब्लम क्या होगी, मूव होने में प्रॉब्लम क्या होगी। हर मटेरियल का अपना एक रेजिस्टेंस रहता है, तो मटेरियल का रेजिस्टेंस उसकी ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है ना, तो हम ज्योमेट्री की बात नहीं करेंगे, हम रेजिस्टिविटी की बात करेंगे, इसका मतलब, ठीक है। अच्छा, कंडक्टिविटी का कोई फॉर्मूला याद है? ओम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्मेट किसी को याद है क्या? ओम्स लॉ एक है V इज इक्वल टू आई आर, ये बाद में आता है, कंक्लूजन है ये, उसका एक वेक्टर फॉर्मेट मैंने बताया था स्टार्टिंग में, याद है किसी को? सर वो जे वाला कुछ तो था ना मुझे। A upon rho into L. E अपॉन रो इंटू L. एल, नहीं अभी नहीं, सर वो A सिग्मा था, सिग्मा रिलेटेड था, वो सिग्मा और जे से रिलेटेड था। बताएं। to sigma upon A. ए नहीं था वहां पर, ई था। ई के बारे में सोचें, ई से रिलेटेड था और सिग्मा से रिलेटेड था। किसी को याद नहीं आ रहा? ठीक है, कोई बात नहीं, वो फॉर्मूला था सिग्मा इज इक्वल टू जे इंटू ई, सॉरी जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, ठीक है। सिग्मा को हमने फिर क्या लिखा था? 1 अपॉन रो, जे को क्या लिखा था? I by आई बाय ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड को इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल V बाई एल। क्लियर? तो इसका मतलब फिर ये क्या बन के आ गया था? V इज इक्वल टू रो एल बाई ए इंटू आई। याद आ रहा है कुछ भाई? याद आ रहा है कि नहीं? ये क्या लिखा है? the resistance. तो ये सिचुएशन थी, हमने कंडक्टर्स में बात की थी, किसकी? कंडक्टिविटी की और रेजिस्टिविटी की, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पर भी देखने को मिलती है, चेक करना रहता है कि कंडक्टिविटी कितनी है, रेजिस्टिविटी कितनी है। ओके, सो जस्ट मिनट। ओके, तो हम अगर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी की बात करें, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी की बात करें तो रेजिस्टिविटी, अच्छा कंडक्टिविटी वाला क्या था? J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, ठीक है, ये था हमारा, ये हमने याद किया हुआ था। अभी इसका मतलब ये है कि सिग्मा क्या हो जाता है? सिग्मा मतलब होता है 1 बाई रो, सिग्मा क्या हो जाता है? 1 बाई रो, तो बेसिकली रो का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ये। वैसे रो का याद करने की जरूरत नहीं, ये आप J इज इक्वल टू ये याद रखेंगे काफी है, ठीक है। रेजिस्टिविटी अगर चाहिए रहेगा तो हम उल्टा कर देंगे बाद में, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्या कि सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? J बाई ई, और 1 बाय रो भी लिख सकते हैं, तो ये 1 बाई रो तो हमें याद रहेगा ही, इसमें कोई इश्यूज नहीं है, ये हो गया। अच्छा, अब ये समझना है J को क्या लिख सकते हैं? तो J को लिख सकते हैं क्या? करंट बाय एरिया।
कुछ याद है करंट का एक और फॉर्मूला मैंने बताया था, NAEVD, याद आ रहा है? हाँ हाँ, तो ये फॉर्मूला याद रखना ही है। सो ए कैंसिल आउट हो गया, सो बेसिकली जे को क्या लिख सकते हैं, NEVD। डन, NEVD। तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या बन जाता है, NEVD/E। अब यहाँ पर समझना है कि कंडक्टिविटी डिपेंड करती है बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी, जो कि होता है क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, VD/E। और ये VD/E को हम क्या बोलते हैं, मोबिलिटी। तो ये है हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, क्या, जो VD/E है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाई E, उसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और उसे क्या बोलते हैं, मोबिलिटी। मोबिलिटी बेसिकली किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि वो कितना इजी है मूव होने में। समझ आया? इसका मतलब सिर्फ मोबिलिटी क्या बता रही है कि सिग्मा प्रोपोर्शनल टू म्यू। पॉइंट समझ आया सबको, कि कंडक्टिविटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, सीधे मोबिलिटी पे। मोबिलिटी पे। अगर मोबिलिटी है तो अच्छा कंडक्ट कराएगा, अगर मोबिलिटी नहीं है तो नहीं कंडक्ट करा पाएगा अच्छा। तो इसका मतलब कंडक्टिविटी का अगर रेजिस्टिविटी देखूंगा तो 1/सिग्मा हो जाएगा रो, तो वो क्या आ जाएगा, 1/NE म्यू। अगर रेजिस्टिविटी पूछा है तो वो ये हो जाएगा। तो अभी मैं ये बताना चाह रहा हूं क्या, कि जो हमारा ये है सिग्मा, ये हम किस तरीके से निकाल सकते हैं मोबिलिटी के टर्म्स में, ये हमसे पूछा जाता है। ये फॉर्मूला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रह जाता है, तो इसे भी ध्यान देना है आपको। डन, सिग्मा रहता है NE इंटू म्यू। ओके, ओके, ये वाला जो पॉइंट है ये हम समझ गए। ये चीज़ अगर हमें रेजिस्टिविटी लिखना है तो ये वाले पॉइंट को थोड़ा सा भी साइड कर लेते हैं। ओके, ठीक है, तो ये हमारा रेजिस्टिविटी के टर्म्स में भी हो जाएगा। अब देखते हैं कि यार ये जो कंडक्टिविटी है, अभी हमने क्या डिस्कस किया यार, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी और कंडक्टिविटी डिस्कस किया हुआ है। तो यार मोबिलिटी तो किनकी, होल्स की भी हो सकती है, कि होल्स के मूव होने की पॉसिबिलिटी कितनी है। यहाँ पर जो हमने देखा है कि होल्स के मूव होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, ये भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये रहता है कि अगर हम सेमीकंडक्टर में बात करें तो फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स ये दोनों चार्ज कैरियर्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अगर इनकी मोबिलिटी आपको दी हुई है तो इसलिए टोटल कंडक्टिविटी क्या बन जाती है, दोनों की मोबिलिटी को कंसिडर कर लेते हैं। समझ आया? इलेक्ट्रॉन का नंबर और इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी, होल्स का नंबर और होल्स की मोबिलिटी। समझ आया? हाँ अच्छा, अब यहाँ पर मैं बता रहा हूं कि इंट्रिंसिक के लिए क्या होता है। इंट्रिंसिक के लिए क्या होता है, इंट्रिंसिक के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर। तो इंट्रिंसिक के लिए सिग्मा डायरेक्टली क्या हो जाता है, ट्वाइस ऑफ दिस। ऐसे करेंगे क्या, नहीं, मोबिलिटी अलग होगी ना दोनों की। ओके, तो हमें करना पड़ेगा प्रॉपर, सिर्फ ये दोनों का अलग होगा, एन और ई दोनों का सेम होगा, ठीक। एक्सट्रिंसिक की बात करें, एक्सट्रिंसिक की बात करें तो लेट से उसमें एन टाइप की बात करते हैं। तो एन टाइप में क्या होगा, एन टाइप में ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा होता है होल से। तो आप क्या कर सकते हैं, सिग्मा निकालने के लिए आप इग्नोर कर सकते हैं, किसे, होल्स को। सिर्फ क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इनटू ई इनटू म्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ आया भाई, ये बात समझ में आ गई। अगर बहुत ज्यादा है एनई तो हम डायरेक्टली सिर्फ किससे सॉल्व कर सकते हैं एनई, क्योंकि यार 10 to the power 10 में ऐसा कुछ 10 to the power 2 ऐड करोगे तो फर्क पड़ेगा क्या बहुत,
नहीं ना, समझा? सेम चीज होता है अगर पी टाइप है। अगर पी टाइप है तो हम उसे अप्रोक्सीमेटली कैसे देख सकते हैं फिर? NH यस, डायरेक्टली NH बस से काम बन जाएगा हमारा। तो इसका मतलब ये रहेगा कि अगर हमें चाहिए तो हम डायरेक्टली सिग्मा निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ होल्स इनटू ई। चार्ज देखो, एक होल है क्या, एक इलेक्ट्रॉन मिस हुआ है ना, डेफिशिएंसी ऑफ एक इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज उसका पॉजिटिव यही रहेगा। और मोबिलिटी ऑफ होल्स बात करेंगे यहाँ पर। तो मोबिलिटी इंपॉर्टेंट टर्म है। कोई बता सकता है मोबिलिटी कैसे डिफाइन है? फॉर्मूला ऑफ मोबिलिटी कोई बता सकता है अभी? मोबिलिटी फॉर्मूला क्या? इसका मतलब ध्यान नहीं दे रहे हो? यस, क्या होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन ई। वेरी गुड। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी भाई, ये थोड़ा सा याद रखना है म्यू, ऊपर हाईलाइट करके लिखा है, ये देखो, ठीक है, गलती नहीं करना है। चाहिए तो इस हाईलाइट को भी मैं कवर अप कर सकता हूँ, बट याद रखना है कि ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ओके, चले नेक्स्ट। होता ये है कि अगर हम इंट्रिंसिक में देखें और एक्सट्रिंसिक में, दोनों को कभी भी मिलाए तो एक चीज हमें दोनों बार साथ में देखने को मिलती है कि उनका जो मल्टीप्लिकेशन है नंबर ऑफ कैरियर्स का, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो क्या काम की चीज देखने को मिलती है कि उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा सेम रहता है। तो इसका मतलब लेट से पहले थे 10 और 10, इंट्रिंसिक में 10 होल्स थे और 10 इलेक्ट्रॉन्स थे और बाद में मिलाने पे होल्स हमने ज्यादा बढ़ा दिए, 10 टू द पावर 3 कर दिया। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए तो होल्स कम हो जाएगा। इस तरीके से कम होगा कि इनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रूल होता है। कब काम आता है? जब क्वेश्चन में चीजें अलग अलग पूछ लेता है, सिर्फ दिया होता है कि हमने इलेक्ट्रॉन इतने मिलाया तो होल्स कितने जनरेट होंगे, तो हमें पता है कि ओरिजिनली कितने हैं और हम फिर देख लेंगे कि उसमें चेंज कितना हुआ। ओके, यहाँ पे Ni का मतलब क्या है? इंट्रिंसिक वाले का जो है नंबर ऑफ कैरियर्स, इंट्रिंसिक में स्टार्टिंग में नंबर ऑफ कैरियर्स कितना था वो है, ठीक है। तो यहां तक मोबिलिटी वगैरह का सबको समझ में आ गया यार? मोबिलिटी तक में किसी को कोई डाउट नहीं? ओके गुड। चले तो कुछ क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लेते हैं फिर, इतना कुछ सीखा है तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चले ट्राई करेंगे, जस्ट अ मिनट। चलो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। सो एक इंट्रिंसिक सिंपल है जर्मेनियम का, हैज अ होल डेंसिटी ऑफ दिस, मतलब आपको होल डेंसिटी दी है। तो अच्छा एक चीज और, आपको होल डेंसिटी दी है तो नंबर ऑफ होल्स कितने हो जाएंगे? एज्यूम करके चलो दैट यू आर सॉल्विंग क्वेश्चन फॉर 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सैंपल। समझ आया भाई? ये समझ आया सबको कि कभी भी ऐसे डेंसिटी दिए है मतलब हमें उसे क्या समझ लेना है? हमें इसे नंबर ही समझ लेना है, क्योंकि हमने सैंपल सीधे कितना ले लिया, 1 सेंटीमीटर क्यूब का। क्लियर? अच्छा, तो ये सिचुएशन थी कि जर्मेनियम में इतने होल्स हैं रूम टेम्परेचर पे। अभी हमने इसमें डोप किया एंटीमनी का। एंटीमनी का डोप किया मतलब किस टाइप का ये बनने लग जाएगा, पी टाइप या एन टाइप? पी टाइप, ठीक है। एक मिनट, एंटीमनी है भाई तो एन टाइप बनेगा ना, एन टाइप बनेगा। तो एन टाइप बनने की वजह से एक्स्ट्रा एन आ जाएंगे, बट मैंने क्या बताया था, कुछ भी करके क्या चीज फिक्स रहता है, क्या चीज कांस्टेंट रहता है? Ni. ठीक है, Ni का मल्टीप्लिकेशन दोनों के बराबर होता है। तो प्रॉब्लम क्या हुई, द होल डेंसिटी डिक्रीज्ड बाय दिस, डिक्रीज्ड टू दिस, मतलब अभी पहले होल्स कितने थे?
इनिशियली होल्स कितने थे, इतने, और अभी हाँ क्लियर। तो इसका मतलब कम हो गए, तो बाकी बचे किसको मिल गए होंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को। तो चले सॉल्व करें, नंबर ऑफ डेंसिटी बताएं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की, तुरंत सॉल्व करें। क्या फॉर्मूला लगाना होगा इसमें, समझ आया यार। क्या करेंगे, इंट्रिंसिक का स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके, इंट्रिंसिक मतलब कौन सा, पहले वाले होल्स ले लो या कुछ भी ले लो, सो 13 टू द पावर दिस, और ये बन जाएगा हमारा क्या, इलेक्ट्रॉन का मेजॉरिटी कैरियर्स का हमारा वैल्यू आ जाएगा, अगर हम ये नई वैल्यू रख देंगे 10 टू द पावर 11। आया क्या समझ में सबको, हाँ ओके। चले देख लेते हैं, सॉल्व देख लेते हैं इसका एक बार। तो बहुत ही सिंपल सा था, स्ट्रेट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। देखें, ओके, सो ऑलरेडी बताया मैंने, ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। सो वहां से NE हमें आ जाएगा, वैल्यू रख देंगे, काम बन जाएगा। सबको आ गया यार, ये इसमें किसी को डाउट है, नहीं ओके ठीक है, गुड। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। और ये वाला आपको सॉल्व करना है, फास्ट सॉल्व करेंगे। देखें, चलो क्वेश्चन रीड करते हैं, क्या है, फाइंड द करंट प्रोड्यूस्ड एट अ रूम टेम्परेचर इन अ प्योर जर्मेनियम प्लेट ऑफ एरिया दिस। मतलब एरिया दे दिया है, साइड में रख लेना है यार, एरिया के बारे में दे दिया हुआ है कुछ, फिर थिकनेस आपको दी है इतनी, व्हेन अ पोटेंशियल ऑफ 5 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द फेसेस। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसे एक प्लेट है जर्मेनियम की, और हो क्या रहा है कि इसका ये एरिया कितना है, गिवन है आपको, डन, इसकी थिकनेस आपको गिवन है। अब हो क्या रहा है, इसके क्रॉस हमने क्या लगा दिया है, एक 5 वोल्टेज का पोटेंशियल लगा दिया है। तो ये बताओ क्या जनरेट हो जाएगा इसके अंदर अगर हमने पोटेंशियल लगा दिया तो, क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ना, कैसे निकालेंगे, V by L V बाय L एल, ठीक है, एल टी कुछ भी, ये आ गया क्या हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, तो थोड़ा सा काम तो बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई हमें। अब क्या है, एट रूम टेम्परेचर दिस मैनी पर क्यूब्स मीटर, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ जर्मेनियम, ओके, कंसंट्रेशन ऑफ कैरियर्स इतनी है। अब मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है, और होल्स आपको दी है, दोनों की मोबिलिटी दी है। हाउ मच हीट इज जनरेटेड इन द प्लेट इन 100 सेकेंड। अगर मुझे हीट निकालनी है तो क्या फॉर्मूला हीट का, हीट अगर निकालनी है I²RT, बताओ, R पता है क्या, नहीं तो ये फॉर्मूला यूज कर पाएंगे क्या हम, नहीं तो कौन सा और फॉर्मूला याद है हीट का, V into R वेरी गुड, कौन सा यूज करेंगे, VIT वाला, क्यों, क्योंकि इसमें V तो पता ही है, सिर्फ क्या ढूंढना है, I, और T भी पता है। तो समझ गए ना I कैसे निकाल सकते हैं, बताएं I कैसे निकालेंगे, N E in N E A into V NE A into V VD, यार इस तरीके से थोड़ा सा कम काम बनेगा ना,
इसमें हमें अभी हटाना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। वीडी को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? E into mobility. यस, म्यू इज इक्वल टू क्या है, वी डी बाई ई। तो हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं किससे? म्यू इंटू ई से। देखो अब सब पता है, ई भी पता चल गया, म्यू भी पता चल गया, सिर्फ क्या करना है आपको, सॉल्व करना है। अच्छा ये बताओ यहां पर कि होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों को अलग सॉल्व करेंगे ना, दोनों का नंबर कैसे पता चलेगा, कितने होल्स कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? सेम रहेंगे। ओके, अभी कुछ भी डोपिंग का क्वेश्चन ही नहीं है, तो डोपिंग का क्वेश्चन नहीं है तो इसका मतलब ये दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो चले यार जल्दी से ट्राई कर ले, थोड़ा सा जल्दी से ट्राई कर ले आप लोग एक बार, बेटर रहेगा। या फिर रहने देते हैं, आप सॉल्विंग आप समझ गए, एक्सप्लेनेशन पूरा समझ आ गया यार सबको? हाँ सिर्फ क्या बचा अब, मैथमेटिकल कैलकुलेशन बची है यार, वो हमें करना पड़ेगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। तो चले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ओके चले देखें, सबसे पहले हमने क्या निकाला, ई। समझ आया सबको ये फॉर्मूला, वी बाई थिकनेस अभी हमने बात की थी यार, क्लियर है सबको ये? हाँ ओके, फिर ई निकलने के बाद अब दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, वीडी को निकालना। तो वीडी कहां से आ गया, यहां से, और करंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, करंट का फॉर्मूला था आई इज इक्वल टू क्या था, आई इज इक्वल टू था एन ए ई वी डी। डन। तो वी डी को यहां से रिप्लेस कर दिए तो क्या बन गया, म्यू। अब दोनों के नंबर क्या है, सेम है, तो सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा, म्यू को ऐड करना। एच ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल्स आर सेम फॉर इंट्रिंसिक। ओके, बस अब इसके बाद क्या है, सॉल्विंग था, ये हमने सॉल्व कर दिया। उसके बाद हीट पूछा है, तो हीट का कौन सा फार्मूला यूज करेंगे फिर, वी आई टी वाला। डन। बताओ यार किसी को कोई डाउट इसमें समझने में, सेमीकंडक्टर में ये पार्ट में समझ आ गया यार सबको? हाँ सर। चले ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। चले रीड कर लेते हैं इस एग्जांपल को, आप लोग एक्सप्लेन करेंगे इसको। देखें, सो इफ रेजिस्टिविटी ऑफ अ प्योर सिलिकॉन इज दिस, मतलब क्या दिया है आपको, सिग्मा दिया है, रो दिया है। तो हम इसका मतलब ये वाला फार्मूला सिग्मा के टर्म्स में आने वाला है, क्वेश्चन दिया हुआ है। द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर दिस, मतलब दोनों का क्या दे दिया आपको, म्यू दे दिया है। समझ आया? पहला वाला क्या है, इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी है, मतलब म्यू ई दे दिया है, और ये क्या है, होल्स का मोबिलिटी है, ये दे दिया है। अच्छा अब क्वेश्चन देखो क्या पूछा है, द रेजिस्टिविटी ऑफ अ स्पेसिमेन ऑफ अ मटेरियल व्हेन दीज मेनी एटम्स ऑफ फास्फोरस आर एडेड। तो इतने एटम ऐड कर देने से क्या प्रॉब्लम होगी यार, इतने सारे एटम ऐड कर दिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, And यार जब इंट्रिंसिक था, पहले बताओ, जब इंट्रिंसिक था तब कोई इशू था क्या, मतलब होल्स में या इसमें कुछ नहीं, ये कम रहते हैं बहुत। अब इतने सारे मिला दिए तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। ज्यादा हो गए ना। तो क्या मुझे होल्स के बारे में सोचने की जरूरत है क्या,
नहीं। नहीं। तो हमें इंट्रिंसिक के बारे में सोचने की कुछ जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं, क्योंकि इंट्रिंसिक में बहुत कम होते हैं। तो अगर हमने डोपिंग की है तो हम डायरेक्टली किस पे फोकस करेंगे? डोपिंग वाले पे। डन। तो देख लेते हैं। देखें तो क्या हुआ, अगर हमें रेजिस्टिविटी देखनी है तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? 1/सिग्मा। अच्छा, एक चीज और, हमें यहाँ पे क्या पता है? ई पता है, दोनों के म्यू पता है, तो हम इंट्रिंसिक वाले का क्या निकाल सकते हैं? Ni निकाल सकते हैं ना यहाँ से। क्यों? क्योंकि हमें क्या पता है? रेजिस्टिविटी गिवन है। बट हमसे क्वेश्चन में पूछा नहीं है ये चीज। अगर पूछ लेता तो हम कर लेते। क्या कर लेते? यहाँ से सॉल्व करके क्या निकाल लेते हैं? सॉल्व फॉर Ni इफ आस्क्ड, अगर पूछेगा तभी। अच्छा, कोई अब बता सकता है प्रीवियस एग्जांपल से Ni की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या क्वेश्चन पूछेगा कि Ni की जरूरत पड़ेगी? लेट्स से फर्स्ट पार्ट में क्या क्वेश्चन पूछेगा? सेकंड को भूल जाओ। फर्स्ट पार्ट में क्या क्वेश्चन पूछेगा कि Ni की जरूरत पड़ेगी हमें? सर उसके बाद वो एक मटेरियल का मतलब होल्स कितने हैं वो पूछ सकता है। एग्जैक्टली अगर उसने नए इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए हैं, अगर फास्फोरस, तो क्या पूछ सकता है कि बताओ अब होल्स कितने बचेंगे? तो इसका मतलब हमें क्या होना चाहिए था? इंट्रिंसिक के पता होना चाहिए था। समझ आया? तो ये प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड था कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी जरूरत नहीं है, पूछा ही नहीं है। चलो, हमसे क्या पूछा है? इतने एटम आ गए हैं, तो मतलब इतने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए हैं वहां पर। तो अगर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है तो हम क्या कर सकते हैं? होल्स को इग्नोर कर सकते हैं ना। डन। तो यहां से हमारा सिग्मा आ जाएगा। सिग्मा क्या था? Ne म्यू, और रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा उसका? उल्टा। कोई डाउट किसी को इसमें? यार समझ आया ये सीन? मैंने प्रॉपर पीछे करवाया हुआ है, ये चीज बताया है। यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखें कि अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो सिर्फ सिग्मा किससे निकाल दो? इलेक्ट्रॉन वाले से। और अगर होल्स ज्यादा है तो सिर्फ होल वाले से निकाल देंगे। ठीक है, तो चले वापस आ जाते हैं फिर। और मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया। अब दूसरा पार्ट देखते हैं। रेजिस्टिविटी बतानी है। अगर इतने बोरान एटम मिला दिए तो बेटा बोरान मिला दिए तो क्या क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर? भाई बोरान मिला दिए तो क्या क्रिएट होगा? होल्स। कितने होल्स हो गए? 2 to the power 10, 2 into 10 to the power 90 है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फर्दर मिलाया हुआ है हमने। फर्दर मिलाया है तो क्या पूरे इतने होल काम में आ जाएंगे क्या? नहीं, इतने इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज करेंगे ना इन होल्स को। तो सोचो, क्वेश्चन ये नहीं देता, सिर्फ ये देता तो हम कितना NH यूज करते हैं? ये वाला। ठीक। लेकिन अगर ये देने के बाद क्वेश्चन ये दिया है कि अब फर्दर मिलाया है तो न्यूट्रलाइज भी तो करेंगे ना टोटल। तो इसका मतलब क्या होगा? दिस माइनस जो प्रीवियसली 10 to the power 19 थे वो माइनस करेंगे। तो बेसिकली क्या होगा? 2 में से 1 10 to the power 19 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 10 to the power 19। तो इफेक्टिवली कितने होल्स बचे? राइट। तो इतने को ही लेके हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। देख लेते हैं एक बार। ओके, तो क्या सिचुएशन हो जाएगी? अगर हमने इतने बोरान मिला दिए, इतने सेप्टर आइटम, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज करने लगेंगे होल्स को और कुछ कम हो जाएंगे। तो कम करने के बाद फाइनली कितने होल्स बचे? 10 to the power 19। अब अगर होल्स ज्यादा हैं तो फिर सिर्फ किसका सॉल्विंग करेंगे? होल्स का ही सॉल्व करेंगे सिर्फ। तो नंबर ऑफ ये होल्स का यूज करेंगे और म्यू किसका यूज करेंगे? होल्स का यूज करेंगे।
तो देखो रेजिस्टिविटी ज्यादा आ रही है या नहीं? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रेजिस्टिविटी कितनी मिल रही थी? कम, और होल्स को ज्यादा। तो यही मैं समझाना चाह रहा हूं कि अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू वाइज देखें तो जो मोबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन की हमेशा ज्यादा होती है किससे? होल्स से। तो पॉसिबिलिटी जो ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होती है मूव करने की। इवन अगर आपने पी टाइप का बनाया है बट वो मोबिलिटी उसकी उतनी अच्छी नहीं रहेगी। मतलब पी टाइप वाला सेमीकंडक्टर क्या करेगा? काफी ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। समझ आया क्या? हाँ अच्छा, तो यहाँ तक हमने सेमीकंडक्टर का स्टार्टिंग कर दिया। हमने पी टाइप और एन टाइप के बारे में अलग अलग स्टडी कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या स्टडी करेंगे कि पी और एन को अगर मिला देंगे तो फिर क्या क्या यूजेस हो सकते हैं। तो जब हम पी और एन को मिला देते हैं तो बहुत बहुत ही अच्छी फिनोमिनास देखने को मिलती हैं और इसके काफी सारे यूजेस हैं। तो वो सारे ही हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलो बताएं, आज के लेक्चर में कुछ डाउट किसी को, कुछ पर्टिकुलर चीज पूछना है तो पूछ सकते हैं। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं? ओके देन, बाय बाय एवरीवन। बाय सर। बाय। बाय बाय।